सर अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए तो सबसे रिचेस्ट पर्सन है। नायक सिंह जो सैनिक है जो ये तीनों ना बहुत दमदार लोग माने जाते हैं। और अनिल विज तो कम कम से कम मुख्यमंत्री की दावेदारी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अनिल विज बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो उस समय से विधानसभा में है जब विधानसभा में 2 विधायक केवल भाजपा के हुआ करते थे। और उनकी दावेदारी कहीं न कहीं वो कहते हैं कि मेरी दावेदारी बनती है, और सीनियरिटी के नाते उनकी दावेदारी कहीं न कहीं दिखाई भी देती है। इसके अलावा आपने बात की कैप्टन अभिमन्यु की, तो कैप्टन अभिमन्यु पार्टी में एक बड़ा जाट चेहरा है, और वो पहले भी दावेदारी कर चुके हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी को बनाया गया तो ये साफ तौर पर सभी को पता है कि एक इलेक्शन के दौरान ओबीसी कार्ड जो है वो भाजपा ने खेला था, जिसके चलते जो है कैप्टन अभिमन्यु को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और यहाँ पर एक चीज और है कि जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो हरियाणा में चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए नायब सिंह सैनी को लाया गया था, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो है एक बड़े सुलझे हुए और सरल स्वभाव के नेता माने जाते हैं, और एक उनकी छवि जो है पूरे प्रदेश में बहुत स्वच्छ छवि के नेता वो माने जाते हैं। तो इस कारण से भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, ताकि जो जनता मनोहर लाल के समय में बीजेपी से छिटक गई थी, या जो कार्यकर्ता बीजेपी से मनोहर लाल के कार्यकाल में छिटक गए थे, वो वापस अपने घर आ जाएं और चुनाव में जो है भाजपा एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बना सके। इसके साथ ही जो अ, अनिल विज हैं, वो भी जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तो अक्सर आपने देखा होगा कि विवाद उनके बीच चलता रहता था। गृह मंत्रालय को ले लीजिए, जब वो गृह मंत्री थे तो जो पुलिस किसके पास रहेगी, सीआईडी डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा, तो ये नोकझोंक मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी लगातार रही 9 साल, जब भी उनके पास मंत्रालय रहा। तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए जो है नायब सिंह सैनी को लाया गया था। हालांकि भाजपा के बड़े नेता अब भी ये कहते हैं कि जरूर नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। अभी दरवाजे खुले हैं, अभी पूरी तरह से क्योंकि साफ तौर पर कहा है कि जो विधायक दल है वो निर्णय करेगा, अगर सरकार बनती है, उनका बहुमत आता है विधानसभा में, तो जो विधायक दल है वो अपना नेता चुनेगा और उस नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये अभी भाजपा ने स्पष्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि जो मुख्यमंत्री के दावेदार नेता है वो कहीं फिर से दोबारा बगावत पर ना उतर जाए, और इस चीज को रोकने के लिए ये काम जो है भाजपा की तरफ से किया गया है। सर क्या जी लगता रोम। है इस बार हरियाणा चुनाव में इस बार ईडी और इनकम टैक्स की मदद से चुनाव जीता जा सकता है बीजेपी द्वारा? देखिए रोमा जी, उसकी तो संभावना काफी हद तक आपने देखा होगा, जब अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उसकी तो संभावना काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खत्म कर दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप अपनी कार्यप्रणाली को सुधारिए, और जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आप किसी व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकते। और इसका ताजा उदाहरण जो है सोनीपत से चुनाव लड़ रहे एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनको है हाईकोर्ट ने बेल दे दी है, उनको उनके ऊपर भी ईडी का छापा पड़ा था और ईडी ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा था, और अभी 3 दिन पहले उनको जो है कोर्ट ने बेल दे दी है कड़ी टिप्पणी के साथ। तो ये संभावना तो अब कम नजर आती है कि भाजपा जो है, क्योंकि 7 दिन का समय अब बचा है प्रचार में केवल, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो समय इतना नहीं है कि ईडी का इस्तेमाल भाजपा कर पाए, और कहीं ना कहीं इस बार ईडी का इस्तेमाल होता भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले राव दान सिंह की जो 44 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो कांग्रेस से प्रत्याशी है महेंद्रगढ़ से, उनकी 44 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच जरूर की है ईडी ने, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया है। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपने प्रचार में लगे हुए हैं, तो अब इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी ईडी को और सीबीआई को लेकर, तो अभी शायद उसका असर है ईडी और सीबीआई पर, कि वो पूरा अपना होमवर्क करने के बाद ही किसी पर हाथ डालने वो करेगी। तो ऐसा नहीं लगता कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इस चुनाव में होगा। हाँ, ये जरूर है कि प्रचार को धार देने में जरूर जुटी हुई है बीजेपी, जो एक आज से अगर मैं 10 दिन पहले की या हफ्ता पहले की बात करूं, कि जहां बीजेपी जब स्टैंड नहीं कर रही थी, हालांकि अब पूरी तरह से स्टैंड करती नजर आ रही है बीजेपी। सर जो मेरा लास्ट जो सवाल आपसे था, आपने उसी का लास्ट में ही आंसर दे दिया कि एक हफ्ता पहले और अब बहुत चेंजेस आए हैं। तो पहले जी जी बीजेपी जी। थोड़ा हल्का स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो इस पर बहुत कम शब्दों में बताइए, आपकी इसकी उम्मीद क्या लग रही है, कैसे पास से पलटे जा रहे हैं? तो देखिए, अभी पासे पलटे जा रहे हैं, और मैं अभी आपको बताया कि बिल्कुल कांटे की टक्कर जो है इस वक्त हो चुकी है। पहले एक समय ये था कि जब ये देखा जा रहा था कि स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है, और यहां तक बातें होने लगी थी कि 50 से 60 सीट कांग्रेस ले जा रही है,
बीजेपी 20 पर सिमटती जा रही है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की रैली हुई, योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, नितिन गडकरी की जो रैली हुई, उसके बाद कुछ पासा पलटता नजर आया है और अब कड़ी टक्कर के बीच है। अभी ये कहना तो मुश्किल है कि कौन कितनी सीटें लेगा, लेकिन हाँ, टक्कर जरूर यहाँ पर कड़ी दिखाई दे रही है। और कल जब अमित शाह बादशाहपुर गुड़गांव विधानसभा के पास ही लगता है क्षेत्र है, वहां पर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उसके बाद क्या सिनेरियो रहता है, ये एक बड़ा देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि पूरी, आप मान लीजिए कि मैंने 11 बताया था पहले, पूरी 24 सीटें जो है अमित शाह की इस रैली से प्रभावित होने वाली। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरे समीकरण पे बात करने के लिए। कल फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आपसे। शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।